हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिणी और मैं हूँ अद्वैत। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ अ कपल कपल इन इन जर्मनी जर्मनी में। में। तो आज का हमारा वीडियो है ऑन टॉपिक फैमिली रियूनियन वीजा, दैट इज स्पाउस वीजा। यस, तो अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर है, पीआर होल्डर है या फिर स्टूडेंट है, तो आप अपनी स्पाउस को जर्मनी में कैसे ला सकते हैं, इसका डिटेल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। यस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, जिसके लिए एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की गई है। इस लिंक पे फैमिली रियूनियन वीजा की चेकलिस्ट है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ मेंशन सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स इंडिया में रहने वाले स्पाउस को इंटरव्यू के वक्त ले जाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी में रहने वाले स्पाउस को कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया में रहने वाली स्पाउस को भेजने हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑफेंथाल्स्टिटल या रेसिडेंस परमिट। ब्लू कार्ड होल्डर के लिए ब्लू कार्ड, पीआर होल्डर के लिए पीआर कार्ड, और अगर आप स्टूडेंट है तो ऑफेंथाल्स्टिटल की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपी। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो फुल टाइम एम्प्लॉयर्स के लिए आपके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट 3 मंथ्स के सैलरी स्लिप्स के साथ आपको Arbeitsgeberbescheinigung भी सबमिट करना है। और अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट और एंड इफ पॉसिबल लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स। स्टूडेंट्स को अपना Immatrikulationsbescheinigung यानी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपने स्पाउस को भेजना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हाउस vertrag यानी हाउस कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल। तो जनरली कपल के लिए 30 स्क्वायर मीटर्स के घर का कॉन्ट्रैक्ट होना सफिशिएंट है। अगर आपकी किड्स हैं तो पर किड 10 क्वाड्रेट मीटर यानी 10 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर अ किड आपको किड की सेपरेट रूम दिखानी मैंडेटरी है। हावेवर ये रूल्स जो है वो सिटी टू सिटी डिफर करते हैं। तो घर रेंट करने से पहले आप एक बार अपने आउसलैंडर बेहोर्डे में वीजा ऑफिसर के साथ ये कंफर्म कीजिए। एंड फाइनली आपको दिखाना होता है इनविटेशन लेटर, स्पाउस इनविटेशन लेटर, जो मुंबई एंड कोलकाता कॉन्सुलेट्स के लिए मैंडेटरी है। तो ये मैंने सबमिट किया हुआ इनविटेशन लेटर है। यहाँ पर जो डेट है वो आपके स्पाउस की इंडिया में जो कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट डेट होने वाली है वो डेट होती है। और यहाँ पर ये सारे जनरल डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर वगैरह भरने हैं। मेन पैराग्राफ ये है। तो ये जब मैंने इनविटेशन लेटर दिया था तब मैं खुद स्टूडेंट था। तो अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर या परमानेंट रेसिडेंस होल्डर है, तो आपको ये पैराग्राफ एज़ इट इज़ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं। आपको बस यहाँ पर लिखना है कि आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है, यानी एम्प्लॉयर कौन है, आप डेज़िग्नेशन आपका क्या है, आप कब से काम कर रहे हैं, कौन-सी प्लेस में वो कंपनी है, ये आपको डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या लिखना है, ये मैं स्टूडेंट सेक्शन में बताऊँगा। ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्टूडेंट वीज़ा है या ब्लू कार्ड है, ये 2 लाइन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आप बोल रहे हो कि आपकी स्पाउस को आप खुद फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे और आपका हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में कौन-सी कंपनी में है। और मेक श्योर कि ये जो लेटर है, उसे आप साइन करके फिर स्कैन कीजिए। वरना अगर आप विदाउट स्कैन आपकी स्पाउस को इंडिया में ये भेजोगे, तो ये कॉन्सुलेट में एक्सेप्ट नहीं होगा और ये डॉक्यूमेंट उन्हें वापस सबमिट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इंडिया में रहने वाले स्पाउस को कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है पासपोर्ट एंड आधार कार्ड की एक कॉपी। सेकंड है बायोमेट्रिक फोटोज, जो आपको जर्मन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से क्लिक करने हैं। तो इस पीडीएफ में बायोमेट्रिक फोटो के स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं कि बड़ों के लिए कैसे फोटोज निकालने हैं एंड साथ ही साथ बच्चों के लिए भी। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड है सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो ये नेशनल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसे कैसे फिल करना है ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ।
तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई किसी भी फॉर्म पे फोटोज नहीं चिपकाने हैं, आपके साथ कैरी करने हैं। तो सबसे पहले आपके सारे बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं। देन फैमिली स्टेटस क्या है, यहाँ पे सारे पासपोर्ट डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे जर्मनी में रहने वाले स्पाउस के सारे डिटेल्स मेंशन करने हैं। एंड अगर आपके किड्स है तो यहाँ पे सारे किड्स के डिटेल्स आ जाएंगे। एंड इंडिया में रहने वाले स्पाउस के पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आप पहले जर्मनी हो आए हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन करने रहेंगे। इस सेक्शन में आपको आपके घर के डिटेल्स मेंशन करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमेशा नो ही रहेगा। इसमें भी अगर आपके साथ किड्स के अलावा और कोई अकम्पनी कर रहा है तो उस हिसाब से आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आएगा आपका फैमिली रियूनियन। देन इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको रेफरेंस में आपके हस्बैंड के ही डिटेल्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपका प्रोफेशंस वगैरह आ जाएगा। एंड इसमें आपको ड्यूरेशन मेंशन करना है 1 साल का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13 में ये वाली लाइन मेंशन करना, एम्प्लॉयमेंट एंड सेविंग्स। एंड यहाँ पे आपको नो ही मेंशन करना है। एंड 15th एंड 16th में भी नो आएगा। एंड एंड में आपको आपकी सिग्नेचर करनी है। तो सेकेंड फॉर्म है एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन का। तो आपको यहाँ पे बारकोड ब्लैंक रखना है। एंड यहाँ पे आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। एंड अगर आप रिजेक्शन न्यूज वाया ईमेल चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। एंड अगर आप वाया पोस्ट चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। एंड अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हो तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। एंड इन केस अगर आप नहीं रख रहे हो तो इस सेक्शन को ब्लैंक रखना है। एंड एट एट द एंड आपको यहाँ पे डेट एंड साइन करनी है। तो थर्ड फॉर्म है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रू इंफॉर्मेशन का। तो इस फॉर्म में बस आपको दोनों जगह दैट इज ऊपर एंड नीचे डेट एंड प्लेस मेंशन करनी है एंड साइन करनी है। तो ये है डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म जो मुंबई एंड कोलकाता कॉन्सुलेट के लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको सारे डिमांड ड्राफ्ट के डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे आपके डिटेल्स आ जाएंगे। एंड एजेंट को स्ट्राइक आउट करना है, रिप्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ एंड सिग्नेचर करनी है। एंड ये फॉर्म अपॉइंटमेंट के दिन कैरी करना ना भूलिएगा। फिर आते हैं आपके सारे सर्टिफिकेट्स, जिसमें है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो मिनिमम A1 लेवल इज रिक्वायर्ड। एंड अपॉइंटमेंट के दिन आपको इन सब की ओरिजिनल कॉपीज भी कैरी करनी है। देन आता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो आप उसे इंग्लिश या जर्मन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड अपॉइंटमेंट के दिन आपको आपका वेडिंग फोटो एल्बम भी कैरी करना है। एंड इन केस अगर आपके पास आपका वेडिंग फोटो एल्बम नहीं है तो जो भी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है उसका एक फोटो एल्बम बना के आप कैरी कर सकते हो। एंड शादी के बाद अगर आपका सरनेम चेंज हुआ है तो इन दैट केस गैजेट इज रिक्वायर्ड। तो वीजा एप्लीकेशन के टाइम आपको एक कवर लेटर भी सबमिट करना रहता है। तो ये मैंने सबमिट किया हुआ कवर लेटर है जिसे आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो आपको मेंशन करने हैं। एंड एट द एंड आपको साइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि विदाउट साइन ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इस लिंक पे आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसमें आपको जर्मन नेशनल वीजा सेक्शन रेफर करना है। जो भी आपका कॉन्सुलेट है उसकी प्रोसीजर फॉलो करनी है। एंड एक और इम्पोर्टेंट टिप, अपॉइंटमेंट के 3 to 4 वर्किंग डेज पहले आप आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, क्योंकि अगर फीस यूरो रेट के हिसाब से चेंज हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब चेकलिस्ट हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स फेस। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस की। इसके लिए आप सबसे पहले अपने वीजा ऑफिसर से बात कीजिए। देयर आर 2 ways यू कैन शो योर फाइनेंस। फर्स्ट इज ब्लॉक्ड अकाउंट एंड सेकेंड इज verpflichtungserklärung एरक्लेरो। तो फर्स्ट केस में आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना होता है। तो 861 यूरोस पर मंथ के हिसाब से आप 1 साल या 6 महीने के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
पर इसके लिए आपको वीज़ा ऑफिसर से एक लेटर लेना पड़ता है जिसमें मेंशन होता है कि किसके नाम पे ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए होगा और अमाउंट कितना ब्लॉक करना है। इस लेटर के बिना कोई भी बैंक आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन नहीं करके देगी। तो अगर आपका वीज़ा ऑफिसर कहे कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना है तो मेक श्योर दैट यू टेक दिस लेटर फ्रॉम हिम। तो सेकेंड ऑप्शन है Verpflichtungserklärung, जिसका मतलब है फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर। ये लेटर आप खुद दे सकते हैं या फिर आपको किसी से लेना पड़ेगा, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके स्पाउस की बेसिक नेसेसिटीज या मेडिकल कॉस्ट अगर आप या स्पाउस पे नहीं कर सकते हैं देन ऑब्लिगेटर हैज टू पे। तो ये जो ऑब्लिगेशन लेटर का ड्यूरेशन है वो होता है 5 इयर्स तक या फिर आपके स्पाउस को जॉब लगने तक, क्योंकि जॉब के बाद तो उनका वीजा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी ऑब्लिगेशन लेटर लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो ये है Verpflichtungserklärung या ऑब्लिगेशन लेटर का फॉर्म, और यहाँ पर दिया गया है कंस्ट्रेंट कि किसी भी इंडिविजुअल का नेट मंथली इनकम कितना होना चाहिए टू बी एलिजिबल टू गिव ऑब्लिगेशन लेटर टू समवन। और इस हिसाब से अगर वो इंडिविजुअल सिंगल है तो उसका नेट मंथली इनकम 1180 यूरोज होना चाहिए एटलीस्ट। अगर वो मैरिड है तो एटलीस्ट 1630 यूरोज। और ये जो लिमिट है वो सिटी टू सिटी डिफर करता है। तो आप जिस किसी से भी फेरफ्लिस्टुम सर्कुलरिंग लेना चाहते हैं या अगर आप खुद देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपके वीज़ा ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, उन्हें ये लिमिट पूछनी है और उनको रिक्वेस्ट करना है अपॉइंटमेंट के लिए कि आपको किसी को फेरफ्लिस्टुम सर्कुलरिंग देना है, और वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स उस अपॉइंटमेंट के टाइम लाने हैं। एंड टू गेट दिस ऑब्लिगेशन लेटर आपको 29 यूरोस की फी पे करनी होती है। तो फाइनेंस के अलावा और एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो होता है इंश्योरेंस का। तो जर्मनी में जब आपके स्पाउस यहाँ आएंगे तो दे आर ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर योर इंश्योरेंस। आपको 1 यूरो भी एडिशनल पे नहीं करना है, ना कि आपको आपके स्पाउस के लिए एडिशनल इंश्योरेंस कवर लेना है। जब तक वो जॉब स्टार्ट नहीं करते तब तक दे आर कवर्ड अंडर योर इंश्योरेंस एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल यूरो एक्स्ट्रा फॉर दैट। और उसी के साथ साथ नाउ लेट्स सी इनविटेशन लेटर में स्टूडेंट्स के लिए अलग क्या लिखना होता है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो स्पाउस इनविटेशन लेटर में भी आपको यहाँ पर थोड़े ज़्यादा डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इट विल बी हेल्पफुल अगर आप लिखोगे कि आपके स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट में से जो आप स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं आपकी मंथली इनकम कितनी है। और जैसे ये मैं लेटर जब मैंने ड्राफ्ट किया था तो मेरा 2 से 3 महीने में ही थीसिस चालू होने वाला था। तो मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि मेरा ये थीसिस कॉन्ट्रैक्ट है जो ये इस टाइम से इस टाइम तक है और उस टाइम पे मेरा इनकम कितना होने वाला है, ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया था। और एडिशनली मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि मेरे बैंक अकाउंट में मैंने कितनी अमाउंट सेव की है। तो ये एडिशनल इनकम अगर आप स्टूडेंट है तो आपको थोड़ी-सी हेल्प करेगी टू कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर टू गिव वीज़ा टू योर स्पाउस। एडिशनली अगर आपके वीज़ा ऑफिसर ने आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है तो यहाँ पर आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव ओपन्ड अ ब्लॉक्ड अकाउंट फॉर माय स्पाउस इन XYZ बैंक, और उसकी अमाउंट जो है वो ये है, और 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए जो भी ड्यूरेशन है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। बाकी के सारे डिटेल्स जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किए थे वैसे ही रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे वीज़ा एक्सपीरियंस की। तो मैं सबसे पहले मेरे वीज़ा ऑफिसर के पास गया था बिफोर वी अप्लाइड, और मुझे भी ये क्लियर नहीं था कि एज अ स्टूडेंट मैं मेरी वाइफ को ला सकता हूँ या नहीं, क्योंकि नेट पे जनरली आपको इस बारे में काफ़ी क्लैरिटी नहीं मिलती है, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी नहीं। तो मैंने जब मेरे वीज़ा ऑफिसर से ये पूछा तो उन्होंने कहा यस आई कैन ब्रिंग माई वाइफ। और फिर नेचुरली मैंने पूछा फाइनेंस के लिए क्या दिखाना है। तो मेरे वीज़ा ऑफिसर ने मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि जब उसकी फ़ाइल मेरे डेस्क पे होगी तब मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, बट यू कैन अप्लाई। तो फिर हमने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया इंडिया से,
और फिर मैंने मतलब हाँ। चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए एंड मेरा अपॉइंटमेंट मुंबई कॉन्सुलेट में था हाँ। एंड वहाँ अपॉइंटमेंट के दिन मुझे मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछे गए लाइक जॉब रिलेटेड, मेरा प्रोफेशन क्या है, हस्बैंड जर्मनी में क्या कर रहे हैं, कितने साल से है, कौन सी कंपनी में है हाँ, वगैरह। और जर्मन रिलेटेड भी कुछ पूछा था। हाँ, और क्योंकि मैंने B1 तक इंडिया में पढ़ाई की थी तो मुझे जर्मन में भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। ओके। एंड हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो फोटो एल्बम था वो उन्होंने बहुत बारीकी से देखा था एंड हमारे केस में हमने फोटो एल्बम नहीं निकाला था। हाँ। तो हमने जो बेसिक रिचुअल्स वाले फोटोज थे उसी को कंपाइल करके फोटो एल्बम बना के उन्हें प्रेजेंट किया था। तो ये एक चीज थी एंड सबसे मेन चीज जिस वजह से हमारा वीजा एप्लीकेशन डिले हुआ वो था गैजेट। Yes. तो हाँ, मैंने शादी के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में सरनेम चेंज किया था, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो पासपोर्ट तो हमने नया ही बनवाया हाँ, बिल्कुल न्यू नेम। हाँ। या तो उन्होंने फिर मुझसे गैजेट का प्रूफ मांगा था। तो ये एक्चुअली ये चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है, बट अगर आप उनके FAQ सेक्शन में जाओगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो हमने वो देखा नहीं था तभी। हाँ, इट वाज आवर मिस्टेक। एंड वहां पे जैसे अपॉइंटमेंट के लिए जब आप जाते हो तो उधर भी आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है, तो उस चेकलिस्ट में ये गैजेट पॉइंट मेंशन रहता है। तो मैंने थोड़ा मतलब कन्विंस करने का ट्राई किया ऑफिसर को, मैंने कहा कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो अब गैजेट की क्या जरूरत है, मतलब एक गैजेट के लिए ही क्यों ये करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें गैजेट रिक्वायर्ड है और गैजेट प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट 3 वीक्स लग गए एंड तब तक मेरा एप्लीकेशन रुका हुआ था। एग्जैक्टली और इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए रश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें आने के लिए टाइम लगता हो। तो अगर आपकी शादी नई हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट आने में भी टाइम लगता है। तो प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट एंड देन टेक द अपॉइंटमेंट। और रागिनी, आई गेस हमारे केस पे तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं पूछा था। हाँ बिल्कुल, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं पूछा एंड मैरिज सर्टिफिकेट भी हमारा रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों में था, तो इसलिए मुझे मतलब जर्मन ट्रांसलेटेड कॉपी दो ये भी नहीं कहा उन्होंने। राइट। और एक चीज उनकी चेकलिस्ट में मेंशन की गई है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस की। पर जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे इंडिया में तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिखाना है। जब आपको वीजा मिलेगा और बाद में आपको पासपोर्ट सबमिशन के लिए बुलाएंगे, जब वीजा स्टैंप होगा पासपोर्ट पे, उस वक्त आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना है। तो वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप खरीद सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के दिन जब आप ये सारी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो आपके पासपोर्ट पे एक छोटा सा स्टैम्प किया जाता है। यस। तो ये हुआ और रागिनी ने मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट कर दिए। और आई गेस 2-3 हफ्ते के बाद रागिनी को मेल आया कि दे नीड verpflichtung erklärung। और तब मुझे पता नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मेरी एक फ्रेंड को पूछा कि कैन शी गिव मी द लेटर, एंड शी अग्रीड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आपके भी काम आ सकती है वो ये है कि मेरी फ्रेंड नोटिस पीरियड पे थी, और नोटिस पीरियड और प्रोबेशन पीरियड में कोई भी verpflichtung erklärung ऑब्लिगेशन लेटर नहीं दे सकता है, और इसी वजह से वो लेटर दे नहीं पाई। तो इसके बाद मैंने मेरे एक दूसरे कलीग से पूछा, तो वो इंडियन तो नहीं था लेकिन मेरा काफ़ी क्लोज कलीग था, फ्रेंड ही था। तो उसे मैंने सारी सिचुएशन अपनी समझाई उसे। तब तक मैंने काफ़ी सेविंग्स भी कर ली थी जर्मनी में, तो उसे वो भी दिखाया कि इतनी सारी सेविंग्स है और अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, मेरा स्टूडेंट जॉब नहीं रहता है, देन ऑल्सो आई कैन मैनेज। एंड देन ही अग्रीड एंड उसने फिर verpflichtung erklärung मुझे दे दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपके फ्रेंड या रिलेटिव किसी रीज़न की वजह से वो आपको नहीं दे सकते हैं तो आप आपके कलीग या किसी दूसरे से भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि verpflichtung erklärung या ऑब्लिगेशन लेटर देने के लिए कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। रिलेशन में आप वो वहाँ पर सिर्फ फ्रेंड भी लिख सकते हैं, तो दैट इज ओके, कोई भी वो लेटर दे सकता है। एंड कोई रीजन भी देना पड़ता है? नहीं, वैसे तो कुछ रीजन नहीं देना पड़ता है, तो आप वो भी किसी से भी ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
वी वुड लाइक टू से दैट प्लीज डोंट लूज होप, आप भी बहुत जल्द अपने स्पाउस के साथ यहाँ जर्मनी में होंगे. Yes. So if you have liked the video, then do like the video and share it with your friends. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे. Yes. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye. Bye. Take care.